Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great. So today we are going to start a new chapter that is structure of molecules. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, और फिर डिफरेंट टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके. अच्छा, अब इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, हम जल्दी से एग्जाम स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे. ओके. तो देखिए चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे एंड 6 मार्क का आपके पास एक ईआरक्यू आएगा. तो इस तरह से टोटल 16 मार्क्स का पेपर आएगा आपका इस चैप्टर में से. सो दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है. ओके. ओके, इन टुडेज क्लास हमने क्या पढ़ना है, SLO 5.1.1 and then 5.1.2, 5.1.3 and 5.1.4. ठीक है. So in today's class we are going to cover these 4 SLOs. So let's start. Okay जी, what is chemical bond? Chemical bond क्या है? जब chemical bond हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बनती है इस तरह से. Okay, that shows that atom A is chemical bonded with atom B, है ना. ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. तो क्या रियल पे भी ऐसे होता है कि इस तरह से ये एक लाइन है या एक स्टिक है जिसको एक साइड से एटम ए ने पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड से एटम बी ने पकड़ा हुआ है. कुछ ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता. इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. एक वे है रिप्रेजेंट करने का कॉपी के ऊपर. बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता. तो फिर क्या है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ force of attraction that holds atoms together in a molecule or compound. तो मतलब आपके पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें वो क्या है, ऐसा क्या है कि उसमें एटम्स को जोड़ के रखता है. दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी है कि यहाँ पर आपके पास सोडियम एटम है देखें और क्लोरीन है. अब देखिए सोडियम ने यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया है. तो मतलब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है. और क्लोरीन ने एक एटम एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरह से. तो अब यहाँ पर देखें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और ये दोनों इसी तरह से किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको बाइंड किया हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन bind sodium and chlorine in a compound which is known as the NaCl. ओके. इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास. अब इसमें किस तरह से दोनों कंबाइंड है, एक हाइड्रोजन ये है और इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन है और इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है. अब दोनों क्या करेंगे, दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो दोनों केमिकल बॉन्ड बनाएंगे. सो इस तरह से दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. तो इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे दोनों हाइड्रोजन के एटम्स इस तरह से. तो ये ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो इस तरह से अब जब ओवरलैपिंग के बाद देखें, ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के सराउंड भी रिवॉल्व करेंगे और इस हाइड्रोजन के सराउंड भी. ठीक है, इस तरह से. ओके. अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज कि जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है सो एट दैट टाइम डिफरेंट फोर्सेस वर्क कर रही होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम ए है और ये एक एटम बी है. ओके. अब यहाँ पर इस एटम में हमारे पास हमें पता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है. इसी तरह से इस एटम बी में भी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है. राइट. तो अब हमें यह पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल. ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं हमेशा. इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स ईच अदर. बट हमें ये भी पता है
कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर देखें, एटम ए का न्यूक्लियस, इट विल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम बी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स वर्क करेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अच्छा यहाँ पर इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और एटम बी के न्यूक्लियस, ये दोनों भी, इन दोनों में कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रही है यहाँ पर भी। अब देखें, इस एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का न्यूक्लियस दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स वर्क कर रही है? फोर्स ऑफ रिपल्जन। इसी तरह से एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स और एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स वर्क कर रही है? फोर्स ऑफ रिपल्जन। ओके, अच्छा अब जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी केमिकल बॉन्ड बनता है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, चले, अब हमारे पास है एक क्वेश्चन विच इज कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूट सा एटम है, देखें, और ये बहुत हैप्पी नज़र आ रहा है। ये हैप्पी क्यों नज़र आ रहा है? पहली बात तो इसने देखिए क्राउन पहना हुआ है, सो दैट मीन्स कि बहुत रिच हो चुका है, इट्स लाइक अ किंग, है ना। मे बी कि इसकी प्रमोशन हो गई हो, किंग बन गया हो ये। अच्छा, अब किंग क्यों बन गया होगा? अब एटम्स के लिए, एटम्स कब किंग बन जाते हैं? जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस एटम के देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अब ये क्या है? रिच है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एटम्स बॉन्ड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू गेन अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ आउटर शेल्स लाइक द एटम्स ऑफ ग्रुप जीरो। ग्रुप जीरो मीन्स नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दे बॉन्ड इन ऑर्डर टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल और 2 इफ दे हैव ओनली वन शेल। ये अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये आइटम जो है ये हैप्पी है, ये किंग है, किंग बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमारे पास जितने भी नोबल गैसेस हैं, इनके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये क्या है? ये किंग है। ये देखें, ये सब क्या है? दीज आर द किंग्स। तो अब ये मतलब नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है कि मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में ये वाहिद एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल कहते हैं। तो हीलियम, आपके पास हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्ट दिस, जितने भी आपके पास नोबल गैसेस हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब ये हुआ कि हीलियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करती है और बाकी की नोबल गैसेस ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। तो जैसा रियल लाइफ में होता है ना कि सम पीपल्स आर रिच, सम आर पुअर, है ना। इसी तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल में जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिफरेंट, आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स हैं, फिर इसी तरह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फिर इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो है ग्रुप्स हैं, और फिर यहाँ पे लास्ट में कहीं आपके पास आता है 8th ग्रुप, है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अब ये सब हमेशा, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ये सब नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिच बनना चाहते हैं। तो नोबल गैसेस यहाँ पे देखो बहुत रिच है, दे आर लाइक द किंग, दे आर लाइक द क्वीन, तो सब ये चाहते हैं। उसके लिए सब क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे कि वो किस टाइप की स्ट्रगल करते हैं। ओके, सो अच्छा,
यहाँ पर ये देखें कि डिफरेंट एटम्स जो हैं वो NS2 और NP6 इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि हीलियम के पास एक ही शेल है, के शेल है। सो इसके पास ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसके पास जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अब बाकी के ये देखें तो एज आई टोल्ड यू NS2 NP6 मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पर ये देखें 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। इसी तरह से 3s2 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। इधर ही देख लें, ये देखें 4s2 4p6 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। इधर भी देखें 5s2 5p6 और यहाँ पर भी 6s2 एंड 6p6। सो मीन्स के इन सब जितने भी नेबुल गैसेस हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP6। चलें, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे डिटेल में डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। सो 5.1.1 says explain duplet and octet rules that help atoms achieve stable electronic configuration by forming bonds। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ना है ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ओके जी, सो देखें atoms forms bonds to achieve stable electronic configuration like noble gases। अभी आपको बताई है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP6। दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, अब we have two rules. The first one is duplet rule and the second one is octet rule। तो देखिए duplet rule क्या कहता है, atoms having only one shell means K shell can attain stability with 2 electrons in their outermost shell। This is called the duplet rule। ठीक है, तो ये आपसे कहता है डुप्लेट रूल कि अगर आपके पास कोई भी एक एटम है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, हाइड्रोजन है और उसके पास एक ही शेल है विच इज़ के शेल। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है विच इज़ के शेल और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो अब क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट शेल के शेल में हमेशा आप जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, राइट। तो हाइड्रोजन को रिमेनिंग जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है क्योंकि के शेल में आ ही 2 सकते हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसी तरह से आपके पास नोबल गैस है हीलियम। तो हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में भी इसी तरह से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि हीलियम के पास भी एक ही शेल है विच इज़ के शेल। तो के शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2। ठीक है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो ये आपके पास देखें यहाँ पर ये आपके पास हीलियम की डायग्राम है। तो देखिए हीलियम यहाँ पे नोबल गैस है जो कि बहुत हैप्पी है। हैप्पी क्यों है, क्योंकि इसके पास भी देखें इसका डुप्लेट कंप्लीट है क्योंकि इसके जो के शेल है इसमें आ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसके पास दोनों हैं तो ये बहुत हैप्पी है, राइट। तो ये भी रिच है। तो यू कैन सी हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द हीलियम। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। देखें एक इस तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा इस तरफ मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव करता है तो दूसरा ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में। सो दैट इज अ डुप्लेट रूल। तो अब हाइड्रोजन भी हीलियम की तरह बनना चाहता है क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन आता है फिर हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा, हीलियम की तरह। तो अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 करने के लिए अब ये क्या करेगा, या ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब या तो ये क्या करेगा, फ्री शेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, मतलब इसको कुछ भी करना है लेकिन डुप्लेट कंप्लीट करना है, राइट। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर ये क्या करता है, इस तरह से केमिकल बॉन्ड बना लेगा। इसके आटोमोस्ट शेल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये देखिए दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ही बना ले इस तरह से, तो दोनों क्या करेंगे इस तरह से शेयरिंग कर ली। तो अब ये दोनों शेयर करेंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
या फिर ये क्या करता है, किसी दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसके एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। तो इस तरह से इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑक्टेट क्योंकि अभी हम खुद डिटेल में स्टडी करेंगे तो मैं अभी ऑक्टेट की बात नहीं करी, बट आप डुप्लेट को देखिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। यस। तो इस तरह से हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके। ओके, चले अब हम आते हैं ऑक्टेट रूल पर। सो इसी तरह से ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि atoms having 2 or more shells become stable when they have 8 electrons in their outermost shell। तो ऐसे एटम जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा शेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या है, सोडियम है, ठीक है। तो ज़रा हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s 2s 2p 3s, यही है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट एस शेल में, एस सब शेल में 2 2, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम 6, और एस में फिर रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 1। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ पर इस तरह से हमने फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये देखिए 1s मतलब ये फर्स्ट शेल है विच इज़ अ के शेल, ठीक हो गया। 2s एंड 2p ये क्या है, सेकेंड शेल है विच इज़ एल शेल, और आपको पता है ये थर्ड शेल है विच इज़ एम शेल, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता है फर्स्ट शेल में आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड में आपके पास 8 आ सकते हैं, थर्ड में आपके पास 18 आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखें कि इसको सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अभी मैंने बताया था कि नोबल गैसेस आर द रिच, बहुत ही रिच है, तो सब इनकी तरह बनना चाहते हैं, है ना। जैसे हम भी लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं। तो इसी तरह से ये भी इनके लिए यही हार्ड वर्क हुआ ना। तो यहाँ पर अब ये देखें, अब इसको सोडियम को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सके। तो देखो 1 तो पहले से है, ठीक है। अब रिमेनिंग इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ओके। तभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकेंगे। अब ज़रा आप सोचें कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा, कोई नहीं देगा। मतलब 7 बहुत बड़ी अमाउंट है। इस आप ये सोचें कि अगर आप अपने फ्रेंड से को कहो कि मुझे 1 मिलियन रुपीज़ दे दे, तो क्या वो आपको देगी, नहीं देगी भाई, 1 मिलियन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इसको कोई नहीं देगा। तो इसके लिए बेहतर ये है, ये अब ये क्या करेगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको भी लूज़ कर देगा। अब अगर जब ये इसको लूज़ कर देगा तो रिमेनिंग देखें, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे, है ना। तो अब ये हो गया रिच, हो गया नोबल गैस की तरह, 8 हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो अब ये किस में चेंज हो गया है, सोडियम आयन में। बट यहाँ पर इस सिचुएशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके। दिस इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें, इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स या एटम्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो बन पड़ता है एटम्स को वो करते हैं। सो अभी हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो सब भी एटम्स क्यों बनाते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ताकि ऑक्टेट रूल को ही कंप्लीट कर सकें। तो अभी हम जो डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब कि वहाँ पर ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है। केमिकल बॉन्ड बनाते ही एटम्स इसलिए हैं ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके, ओके। तो चले अब यहाँ पर देखें, हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है,
आयनिक बॉन्ड बनता है फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके पास एक एटम है सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मतलब इसको अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें इधर तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल में, ठीक है। अगर इस ये जो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम रिमूव करवा दें तो फिर रिमेनिंग पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, है ना। सो अब सोडियम क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा इस तरह से। तो इसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, किसमें चेंज हो गया, Na पॉजिटिव, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सेकंड में 8 है एंड थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसको जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि अगर क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है ना। तो अब क्या करेगा, ये यही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब ये गेन करेगा दैट मीन्स कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो अब यहाँ पर देखें तो जी सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन का भी यहाँ पे देखें 4 6 एंड 8, तो दोनों का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। बट अब देखें चार्ज क्या आ गया है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds atom together in a compound and form a compound NaCl, ठीक हो गया। अच्छा, तो आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। यू कैन ऑल्सो सी हेयर इन दिस एनिमेशन कि यहाँ पर आपके पास है कि सोडियम था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम ने अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया। सो आयोनिक बॉन्ड्स का मतलब ही ये है कि आयंस बनते हैं और बनने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो होगी तो वो उनको कंबाइन करके रखती है। तो अब आयंस कब बनते हैं, जबकि कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, चले अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास यहाँ पर ये सोडियम आयन था, ठीक है। तो सोडियम आयन है और इसके पास देखें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इधर। तो अब ये क्या करेगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब ये अपने फ्रेंड को दे देगा, लाइक इसका फ्रेंड क्लोरीन वो कह रहा है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और मुझे नीड है एक और इलेक्ट्रॉन की, तो प्लीज़ मुझे दे दो। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा था तो उसने दे दिया, ठीक है। सो ये कहते हैं ओके फ्रेंड आप रख लो। तो देखो उसने बहुत प्यार से ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सो अब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए सोडियम की क्या है, इधर बल्कि हम बनाते हैं जी। ओके, अब यहाँ देखें NaCl। सो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें क्या थी, 1s 2s 2p 3s। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 6 एंड 1। ओके, अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी Na पॉजिटिव की, यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p6।
दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही था अभी जब हमने पढ़ा था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, NS2 NP6। तो यहाँ पर भी यही है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, 1s 2s 2p। तो इसमें देखें 3s 3p। ओके, 2 2 एंड 6 10 हो गए, 5 एंड 2 7, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अगर हम क्लोरीन आयन की देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो अब क्या है, सो इधर भी देखें 1s 2s 2p 3s 3p। ओके, तो यहाँ पर 2 2 एंड 6 कितने हो गए, 10 एंड 2 एंड 6। तो यहाँ पर भी हमने वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ली, NS2 एंड NP6, राइट। दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर हुआ क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अब दोनों Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl ने एक्सेप्ट किया है, सोडियम ने डोनेट किया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर अब इसको हम शो करेंगे तो आयनिक बॉन्ड को शो कैसे करते हैं हम, इक्वेशन के थ्रू। ओके, देखें सोडियम will lose 1 electron and change into Na positive, प्लस एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। सेम लाइक क्लोरीन, it will accept 1 electron and will change into Cl negative। और अब यही पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंबाइंस टुगेदर, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड फॉर्म्स NaCl, ठीक है, इस तरह से। ओके, so next chemical bond is covalent bond। okay, so covalent bond is formed by sharing of electrons between atoms। तो यहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये आप हैं, ठीक है, और ये आपके एक फ्रेंड हैं, और आप दोनों लंच लेके आए हो, आप भी लंच लेके आए हो इधर लंच बॉक्स, और आप भी लंच लेके आए हो, ठीक है। तो अब अगर आप दोनों शेयरिंग कर लो, मीन्स आप, ये आपके फ्रेंड आपका लंच भी खाएं और अपना लंच भी खाएं, इसी तरह से आप अपना लंच भी खाएं और अपने फ्रेंड का लंच भी खाएं, तो ये क्या हो जाएगी, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। मतलब इसने भी अपना लंच आपके साथ शेयर किया है और आपने भी किया है, तो दोनों ने किया है, सो दैट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो अब दोनों ने क्या किया, दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था इधर। तो अब इस तरह से ये हो गई म्यूचुअल शेयरिंग। तो अब यू कैन सी हेयर कि ये इलेक्ट्रॉन्स देखें इस हाइड्रोजन के सराउंड भी रिवॉल्व करेंगे और इस हाइड्रोजन के सराउंड भी रिवॉल्व करेंगे दोनों। यहाँ पर भी देखेंगे क्या है, Cl2। तो Cl2 कैसे बनता है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखें एक क्लोरीन है, ओके, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसी तरह से इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब फर्दर दोनों को एक एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो अब इस तरह से ये शेयरिंग कर लेते हैं ऐसे। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के हैं, ठीक है, तो दोनों यूज करेंगे जस्ट लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। चलें, अब द नेक्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, फॉर्म्ड व्हेन बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम वन एटम। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था
इधर म्यूचुअल शेयरिंग थी, ठीक है, मतलब यहाँ इस हाइड्रोजन ने भी शेयर किया अपना इलेक्ट्रॉन और इसने भी शेयर किया, दोनों ने शेयर किया। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में, तो यहाँ पर क्या होता है, इट्स लाइक कि एक आपके पास ऐसा एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, प्लस एक तो पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड थिंग इज कि इसके पास एक एक्स्ट्रा एक लोन पेयर है, या फिर आप ये लिख लें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, पेयर प्रेजेंट है, तभी ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो इसमें एक एटम के पास देखें उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जो सेकंड एटम होगा, सेकंड एटम उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ताकि वो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके इस तरह से, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है, अमोनियम आयन। देखें अमोनियम आयन NH4 प्लस, दिस इज नोन एज द अमोनियम आयन। अब देखिएगा इसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ओके ओके, नाइट्रोजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, इस तरह से 1 1। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे ताकि ये शेयरिंग कर सके, तो इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हैं और नाइट्रोजन के भी हैं, तो इस तरह से देखें नाइट्रोजन के पास 5 तो पहले से थे, 3 और आ गए, तो इस हिसाब से यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, भाई 5 तो पहले से थे ना। तो अब ये इसने जब शेयरिंग की है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब इसका भी है और ये वाला भी इसका भी है और ये भी इसका है, इस तरह से, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा एटम आएगा जिसका ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पर इसके पास क्या था, ये एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट था, ठीक है, इधर। सो अब ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इसको ये डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होगा, डोनर, और हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेप्टर, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसने कम्प्लीटली इसको दे दिया है, कम्प्लीटली डोनेट कर दिया है, जैसा कि अभी हमने देखा था आयनिक बॉन्ड में, नहीं, ये इसके पास भी रहते हैं, मीन्स नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के पास तो रहेंगे, लेकिन इसने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं, शेयरिंग कर लिए, तो मतलब शेयरिंग सिर्फ नाइट्रोजन ने की है, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई, शेयरिंग किसने की है, नाइट्रोजन ने की है, कि चलो ठीक है आप भी ले लो, आप भी अपना काम चला लो, और उसके पास तो उसके तो है ही, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही, बट इसने इसके साथ शेयर कर लिया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए हम नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, डोनर, और इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। अब इस केस में क्योंकि इसने इसके साथ शेयर कर लिए हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो लेकिन ओवरऑल कंपाउंड पे देखें NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम आयन, ओके। इस तरह से, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से हमारे पास O3, ये भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, बट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। बट अभी आपने ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, एक आपके पास, आप ये समझे कि एक किंग है, तो यहाँ पे किंग कौन है, आपके पास नाइट्रोजन है, क्यों, क्योंकि एक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड इसके पास एक लोन पेयर है, और यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव है यहाँ पर ये बेगर है, ठीक है, इसके पास कोई यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो अब ये क्या करेगा, जब ये इसके पास एक
जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये नाइट्रोजन ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक पेयर है, ये इसकी तरफ शिफ्ट कर देता है, शेयरिंग कर लेगा। तो इस केस में नाइट्रोजन क्या होगा, डोनर, और हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेप्टर। ठीक है, बट याद रखिएगा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ने सिर्फ हाइड्रोजन को दे दिया और अब नाइट्रोजन नहीं, भी ये नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन ने शेयर कर दिए हाइड्रोजन के साथ। तो अब ये हाइड्रोजन के पास भी हैं और नाइट्रोजन के पास भी हैं। तो अब इस केस में आप देखें तो हमने पढ़ा था कि जो है एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, ऐसा ही है। तो अब ज़रा यहाँ पे देखें, इधर हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी, और अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है ना। चलें, अब आते हैं नेक्स्ट बॉन्ड, दैट इज अ मेटेलिक बॉन्ड। So metallic bond formed by attraction between metal cations and sea of delocalized electrons। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, हमारे पास क्या है, एक कॉपर की एक शीट है। ठीक है, तो जब ये कॉपर की एक शीट है तो यहाँ पर क्या होंगे, कॉपर के एटम ही होंगे ना, इस तरह से Cu इस तरह से कॉपर के एटम ही होंगे। तो अब ये कैसे रहते हैं, ये इस तरह से रहते हैं, ये देखिए जब इस तरह से एटम्स कंबाइन होंगे तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है इस मेटल्स में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात भी करें तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अ डीलोकलाइज। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से पॉजिटिव ये कैटाइंस जनरेट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट शो करने लगते हैं इस तरह से, तो एक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। इसीलिए मेटल्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स भी कहते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पे ये देखें मेटेलिक बॉन्ड बनता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नेगेटिव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की के दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज द मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो आयंस कैसे बनते हैं, एक्चुअली अभी हमने देख भी लिया था किसमें, आयोनिक बॉन्ड में। तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे बनते हैं, कैटाइन। देखिए कभी भी जब एक एटम्स में आयंस में चेंज होता है तो एक बनता है पॉजिटिव, एक बनता है नेगेटिव, ऐसा ही है इस कंपाउंड में। देखें तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सोडियम, ये पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये देखें कैटाइन बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ अ कैटाइन। सो अ कैटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल, तो कैटाइन किसका बनता है, मेटल का बनता है। क्योंकि मेटल्स हमेशा, या ये बात याद रखिएगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा भी था, आपके पास अगर एक पीरियोडिक टेबल है इस तरह से, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इस तरह से, और इधर ये हमारे पास थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फिर फोर्थ ग्रुप के 5A एंड 6A एंड 7A। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए अगर हम, और 8A तो आपको पता ही है कि ये आपके पास नोबल गैसेस है, तो ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, इधर सो अब ये आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। ओके, तो ये आपके पास अल्कली मेटल्स हैं और इनके आटोमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे लाइक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ पे देखें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इनके आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इनके आटोमोस्ट शेल में इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें 7A एंड 6A, तो यहाँ पर इनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 6A के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करना चाहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा इस तरह से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा फर्स्ट ग्रुप से। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपका 6 है
6A एलिमेंट्स के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑटोमोस्ट शेल में, और ये इस तरह से ग्रुप 2A के साथ इस तरह से आयनिक बॉन्ड बना लेगा। सो ये इस तरह से केमिकल्स बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक तो मेटेलिक बॉन्ड पढ़ लिया आपने, जो मेटल्स की जो शीट्स हैं या मेटल आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। इसके अलावा जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो हमेशा किसके दरमियान बनता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, ये भी ऐसा ही है कि यहाँ पे एक मेटल होगा जो कि कैटायन बनाएगा, और एक हमारे पास नॉन मेटल होगा जो कि एनाइन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, सोडियम के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है आटोमोस्ट शेल में। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमने बहुत दफ़ा देख ली है 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा। सोडियम loses one electron to form Na positive ions with a stable octet. तो ओके, अच्छा यहाँ पर यू कैन सी है इस तरह से, ये सोडियम एटम है, तो देखिए इसके आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया और किस में चेंज हो गया, Na पॉजिटिव में। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये आपके पास क्या है, पेरेंट एटम है ना, इसी से बना है ये। तो पेरेंट एटम का यहाँ पे एटॉमिक साइज ग्रेटर होगा ये आपके पास कैटाइन से। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये देखें एक थर्ड शेल ऐड था, अब यहाँ पे नहीं है, और प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, अब 10 हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचे, और बट प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। तो न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली पुल करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका साइज श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटाइन का एटॉमिक साइज स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से, ये भी याद रखिएगा, ओके। अच्छा, अब एनाइन कैसे बनता है ये भी हमने अभी देख चुके हैं हम। So formation of anions from unknown metals, and anion is formed when a known metal, देखें known metal हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, gains electrons to complete its outer shell। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दैट मीन्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, Cl नेगेटिव में। क्लोरीन gains 1 electron to form Cl negative ions with a stable octet। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखें कि इसके आउटरमोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन 3, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, और गेन करके किस में चेंज हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव में चेंज हो गया है। इस तरह से अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइनस पॉलिंग स्केल। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब एक आपके पास एक एटम है जिस दैट इज हाइड्रोजन, फिर दूसरा एटम है क्लोरीन। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के आटोमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में भी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या करते हैं दोनों, अब इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको भी, तो अब ये दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग करने के बाद इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बट अब यहाँ पर देखें, एक आपके पास बहुत हेल्दी पर्सन है, ठीक है, इस तरह से, और एक आपके पास बहुत वीकर सा ऐसे ये पर्सन है, भाई ये दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ये रोप है, तो भाई ये तो इसको इजीली खींच लेगा ना, क्यों, क्योंकि ये मोर पावरफुल है, मोर डोमिनेट है, तो जो डोमिनेटिंग होगा उसी की चलेगी, है ना, जो ज़्यादा डोमिनेट होगा उसी की चलेगी। अब डोमिनेट कौन होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस केस में भी शेयरिंग तो बेशक की है, बट यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर
ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले इस तरह से थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका शिफ्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इधर पुल ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस पर पार्शली नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन था। अब ज़रा देखें, ये क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है और ये आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्लोरीन की तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा आपको मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों सेम ही है ना, यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं है। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, नॉन पोलर, यहाँ पे कोई पोल तो नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे अभी हमने देखा था इस केस में, इधर HCl के केस में देखें इधर, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, है ना। इसी तरह से इधर देखें, भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इसी तरह से यहाँ पे इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, है ना। तो दैट मीन्स ये यहाँ पर ये है ऑक्सीजन है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये दिस वन। तो इसलिए ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर सेम ही है, मतलब यहाँ पर भी ये देखो ये बेचारा ये दोनों सेम ही है, तो फिर इस तरह से, तो दोनों अगर सेम ही होंगे तो फिर इक्वल है। तो अब यहाँ पे दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों इक्वली पावरफुल है, तो यही केस यहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट नहीं होती, इक्वल रहती है इस तरह से। इधर भी यहाँ पे देखें दोनों क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी। बट तो मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपने याद रखना है 0 से लेके 0.4 तक होगा, तो फिर वो बॉन्ड कैसा बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर फॉर एग्जांपल्स क्या है, ये आपके पास ये नॉन पोलर है, कोई पोल्स जनरेट नहीं हो रहे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 1.7 तक आ जाता है, सॉरी 0.4 से 1.7 तक, तो वो क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अभी जैसे आपको दिखाया था HCl, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो ये पार्शली नेगेटिव आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर वाटर के केस में भी देखें इधर, तो इधर भी यहाँ पे पार्शली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से दैट मीन्स कि ऑक्सीजन मोर स्ट्रोंगर है, ये इस तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, खींचता है तो दोनों का ही सेम, बट ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट का बॉन्ड का मतलब क्या है, पोल्स जनरेट हो गए, पोल्स मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल्स जनरेट हो गए, तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। मींस पोल्स जनरेट हो गए हैं, पोल्स कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर आपके पास आते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 है, तो फिर बनता है आयोनिक बॉन्ड, विच इज एग्जांपल क्या है, NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम आयोनिक बॉन्ड या डिफरेंट टाइप्स की जो बॉन्डिंग है डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो ये जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपके पास, ठीक है। डिटेल हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। जी, सो इन टूडेज क्लास हमने ये कवर कर लिया है, यस, ये फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, सॉरी, तो इस पे हमने ये कवर कर लिया 5.1
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 एंड 5.1.4। अगर देखा जाए तो ये जितने भी एसएलओस हैं ये इंटरलिंक करते हैं। देखिए जब हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था तो यहाँ पर ये वाला एसएल रो भी ऑलरेडी कवर हो गया था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो आप हमने यहाँ पर डिफरेंट ऑक्टेट रूल डुप्लेट पढ़ा, ऑक्टेट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जो है केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इस तरह से ये सब एसिडोज क्या करते हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड हम कल इंशाल्लाह कवर करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी यहाँ पर हमने आयनिक बॉन्ड डिटेल में पढ़ना है कि देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर हम आगे इसकी जो भी जो है स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब देखेंगे। ओके, सो टिल जो है, thank you so much. If you understand this class, so then please like it, subscribe it, and share it.